आज व्यवसाय अध्ययन में पार्ट 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के अंतर्गत कंपनी का निगमन या कंपनी के समामिलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंपनी का निगमन या कंपनी के समामिलन से क्या आशय है। कंपनी के समामिलन से आशय एक कंपनी की स्थापना कानून द्वारा होती है। इस कानूनी प्रक्रिया को समामिलन कहते हैं। यह कंपनी निर्माण की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। कंपनी के समामिलन के लिए आवश्यक प्रलेख एवं प्रपत्र तैयार करके निर्धारित शुल्क के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। रजिस्ट्रार इनकी जांच करके कंपनी की रजिस्ट्री करके कंपनी को एक समामिलन प्रमाण पत्र निर्गमित कर देता है। इसे कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र कहा जाता है। इस प्रकार कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में आ जाती है। तो इस तरह से कंपनी के समामिलन का अर्थ है। समामिलन का आशय कंपनी को वैधानिक अस्तित्व प्रदान करने से है, क्योंकि समामिलन के बाद ही कंपनी अधिनियम द्वारा संस्था को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। समामिलन के अभाव में कोई भी कंपनी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं कर सकती। इसका हम देखेंगे पार्षद सीमा नियम। आशय पार्षद सीमा नियम कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। इसमें कंपनी के उद्देश्य एवं अधिकारों का वर्णन रहता है। यह प्रलेख कंपनी के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करता है। अतः कंपनी को केवल वही कार्य करने चाहिए जो पार्षद सीमा नियम में लिखे गए हैं। इस प्रकार इसमें कंपनी की शक्तियों का भी वर्णन होता है। कंपनी का अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार का संबंध रहेगा, इसका उत्तर भी यही प्रलेख देगा। इसे कंपनी का चार्टर भी कहते हैं। ये थे कंपनी पार्षद सीमा नियम का आशय। इसके बाद हम देखेंगे पार्षद सीमा नियम के प्रमुख वाक्य या विषय सामग्री। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 13 के अनुसार एक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए। पार्षद सीमा नियम में कौन कौन सी बातें लिखी हुई रहती है या कौन कौन सी बातों को समावेश किया जाता है। पहला है नाम वाक्य। कंपनी एक कृत्रिम एवं वैधानिक व्यक्ति होती है, अतः इसका एक नाम आवश्यक है। कंपनी का नाम उसके अस्तित्व का प्रतीक होता है। कंपनी के नाम के चयन हेतु कंपनी लॉ बोर्ड ने 22 सिद्धांत बनाए गए हैं। दूसरा है उद्देश्य वाक्य। किसी भी कंपनी के सीमा नियम का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाक्य है। इसमें कंपनी के उद्देश्यों की जानकारी क्रमवार दी जाती है। कोई भी कंपनी इन उद्देश्यों के बाहर कार्य नहीं कर सकती तथा उद्देश्य नियमानुकूल एवं वैधानिक होने चाहिए। कंपनी अधिनियम 1956 में उद्देश्यों को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला मुख्य उद्देश्य, दूसरा अन्य उद्देश्य। कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए और निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। पहला उद्देश्य अवैधानिक, अनैतिक एवं जन कल्याण के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य कंपनी अधिनियम के अनुकूल ही होना चाहिए। चौथा उद्देश्य निष्पक्ष एवं दूरदर्शी होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रख करके उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। इसके बाद तीसरा है स्थान वाक्य। इसमें कंपनी को उस राज्य का नाम लिखना होता है जिस राज्य में उसका रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित होता है। अतः स्पष्ट है कि नाम वाक्य में रजिस्टर्ड कार्यालय ही नहीं लिखा जाता, बल्कि रजिस्टर्ड कार्यालय के राज्य के नाम का उल्लेख किया जाता है। चौथा दायित्व वाक्य। यह कंपनी के सदस्यों के दायित्वों को परिभाषित करता है।
सदस्यों का दायित्व असीमित होने की दशा में इस वाक्य का कोई महत्व नहीं होता, किंतु सदस्यों के दायित्व सीमित होने पर इसका उल्लेख करना अनिवार्य होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार अंशों या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियम में इस बात का उल्लेख होना आवश्यक है कि सदस्यों का दायित्व सीमित है। 5वां पूंजी वाक्य। कंपनी अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार असीमित दायित्व वाली कंपनी को छोड़कर अन्य सभी अंश पूंजी वाली कंपनी के पार्षद सीमा नियम में इस बात का उल्लेख होना आवश्यक है कि कंपनी की कुल चुकता पूंजी कितनी होगी और वह कितने रुपए के अंशों में विभक्त होगी। पूंजी वाक्य में अधिकृत या पंजीकृत पूंजी का उल्लेख होना आवश्यक है। और नंबर 6वां है संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य। एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 व निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित निम्न वाक्य लिखा जाता है। जो वाक्य लिखा जाता है वो ये है कि हम निम्न व्यक्ति जिनके नाम व पते निम्नानुसार हैं इस बात के लिए तैयार हैं कि हमारे व्यवसाय का निर्माण पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में हो जाए और हम अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए अंशों के मूल्य की पूंजी लेना स्वीकार करते हैं। ये वाक्य लिखे रहते हैं और नीचे में फिर हस्ताक्षर रहते हैं। इसका हम देखेंगे सीमा नियम का महत्व। पार्षद सीमा नियम का क्या महत्व है। पहला है कंपनी के निगमन का आधार। सीमा नियम कंपनी के निगमन के आधारशिला है क्योंकि इसके आधार पर ही कंपनी का निगमन किया जाता है। दूसरा, कंपनी की शक्तियों की सीमा का निर्धारण। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक उद्देश्य पत्र है। यह कंपनी की शक्ति व अधिकारों की सीमाओं को सुनिश्चित करता है। तीसरा, कंपनी का अपरिवर्तनीय चार्टर है। अंग्रेजी कंपनी अधिनियम के तहत 1890 में इंग्लैंड में इसे अपरिवर्तनीय चार्टर भी कहा जाता था, किंतु कार्यवाहियों में कठिनाइयों को देखते हुए विशेष शर्तों व विशेष विधि से अब इसमें परिवर्तन करने का प्रावधान कर दिया गया है। यह परिवर्तन आंशिक रूप से ही हो सकता है। चौथा है उद्देश्य वाक्य सदस्यों के जोखिम को प्रकट करता है। पार्षद सीमा नियम के महत्व का चौथा है उद्देश्य वाक्य सदस्यों के जोखिम को प्रकट करता है। पार्षद सीमा नियम के उद्देश्यों को जितना संकुचित रूप से प्रकट किया जाता है उतना ही सदस्यों का जोखिम कम रहता है, किंतु उद्देश्य जितने अधिक विस्तृत होंगे सदस्यों की सुरक्षा उतनी ही अच्छी होती है। चूँकि यह कंपनी के उद्देश्य को परिभाषित करता है, अतः यह एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। पांचवा, कंपनी का नाम पूंजी, उद्देश्य एवं स्थान का सूचक। किसी कंपनी के उद्देश्य पत्र से कंपनी का नाम, पूंजी व स्थान आदि महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हो जाती है। छठवां, निदेशकों एवं साक्षियों के हस्ताक्षर। कंपनी के निदेशक जो प्रथम निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं उन्हें इस प्रलेख पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, साथ ही उसमें गवाह भी आवश्यक है। तो ये थी पार्षद सीमा नियम का महत्व। पहला था कंपनी के निगमन का आधार, दूसरा कंपनी की शक्तियों की सीमा का निर्धारण, तीसरा कंपनी का अपरिवर्तनीय चार्टर है, चौथा उद्देश्य वाक्य सदस्यों के जोखिम को प्रकट करता है, पांचवा कंपनी का नाम, पूंजी, उद्देश्य एवं स्थान का सूचक, छठवां निदेशकों एवं साक्षियों के हस्ताक्षर। इसके बाद देखेंगे पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन। पार्षद सीमा नियम एक अपरिवर्तनीय चार्टर है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार यदि इनमें परिवर्तन का प्रावधान न हो तब ऐसे नियम उचित न्याय नहीं दे सकते। अतः अधिनियम की धारा 16 एवं 17 में दिए गए प्रावधानों के तहत परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ केवल उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन को बताया जा रहा है। पार्षद सीमा नियम में उद्देश्य वाक्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
इसमें परिवर्तन हेतु धारा 17 में प्रावधान दिए गए हैं। सामान्यतः कोई भी कंपनी निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन कर सकती है। पहला, अपने व्यापार को अधिक मितव्ययी व कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए। दूसरा, आधुनिक व विकसित साधनों से अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु। तीसरा, व्यवसाय के स्थानीय क्षेत्र को बढ़ाने या परिवर्तन करने के लिए। चौथा, किसी ऐसे व्यवसाय या व्यापार को चलाने के लिए जो वर्तमान व्यापार के साथ सुविधापूर्वक व लाभप्रद ढंग से चलाया जा सकता हो। पांचवा, सीमा नियम में उल्लेखित किसी उद्देश्य को प्रतिबंधित करने या उसका परित्याग करने के लिए। छठवां, उपक्रम का संपूर्ण अथवा आंशिक भाग बेचने हेतु। नंबर 7, किसी अन्य कंपनी के साथ व्यापार करने या एकीकरण करने के लिए। उपरोक्त उद्देश्यों के लिए कंपनी के उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करने हेतु कंपनी को एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा तथा इसकी पुष्टि कंपनी लॉ बोर्ड से कराना आवश्यक होगा। बोर्ड परिवर्तन की पुष्टि करने के पहले निम्न तथ्यों से पहले संतुष्ट होता है। नंबर आ, कंपनी के समस्त ऋण पत्रधारियों तथा उन सभी व्यक्तियों जिनके हित में परिवर्तन से प्रभावित होंगे उन्हें विधिवत सूचना दे दी गई है। नंबर बा, ऐसे प्रत्येक ऋणदाता को जो ऐसे परिवर्तन का विरोध करने का अधिकारी हैं उसे उसके ऋण का भुगतान कर दिया गया है या ऐसे परिवर्तन की अनुमति उससे प्राप्त कर ली गई है या उसके ऋण को सुरक्षित कर लिया गया है। उपरोक्त अनुसार परिवर्तन से बोर्ड सहमत हो जाता है तो वह इस आशय का एक सहमति पत्र कंपनी को जारी करेगा। इसकी सूचना संबंधित राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार को देगा। इस प्रकार से पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य में परिवर्तन कर सकते हैं।